अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने बात करनी है एटियोलॉजी ऑफ डिमेंशिया के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिमेंशिया का इंट्रोडक्शन क्या है और उससे रिलेटेड सिम्टम्स क्या हैं। तो आज हमने बात करनी है एटियोलॉजी के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके अंदर एटियोलॉजी में प्रीडिस्पोजिंग एंड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हम समझ लेते हैं कि होते क्या हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हमें वल्नरेबल बना देते हैं टूवर्ड्स एनी डिजीज़ और एनी सिंड्रोम। एंड जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एक डायरेक्ट सोमैटिक कॉज होती हैं जिसकी वजह से हम उस डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं। अब ये फ्रेल और इनफ्रेल जो हैं उनको भी इफ़ेक्ट करती है। फ्रेलिटी एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस होता है जिसकी वजह से इंसान मज़ीद जो है ना प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है, मज़ीद जो डिजीज़ हैं सिंड्रोम्स हैं उसकी तरफ प्रोन हो जाता है। ये कॉन्सिक्वेंस होता है मल्टीपल फिजिकल और सोशल कॉजेज़ का, और इसको समझा जाता है सिम्टम ऑफ ओल्ड एज और इल हेल्थ का। फ्रेल इंडिविजुअल्स नॉर्मली क्या डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं उसको समझने की ज़रूरत है। फ्रेल इंडिविजुअल्स बेसिकली इनेबल होते हैं अपने जो है ना कॉम्पेंसेट नहीं कर पाते एडिशनल फिजिकल और सोशल स्ट्रेसेस को। उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो कोई अपनी ज़िंदगी में जो एडिशनल कोई ट्रॉमा आ जाए, कोई फिजिकल ट्रॉमा आ जाए, वो उसका मुकाबला कर सकें अच्छे तरीके से। और जो फ्रेल इंडिविजुअल्स होते हैं उसके अंदर सिंगल और माइल्ड जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की एपिसोड भी अगर आ जाए ना तो वो सफिशेंट होती है, इस काबिल होती है कि वो ट्रिगर कर सके डिलीरियम को। फिर कन्वर्सली जो डिलीरियम फिट इंडिविजुअल्स में तभी लाक हो सकता है जब उनके पास मल्टीपल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हों। मल्टीपल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होंगे तो ही डिलीरियम कॉज हो सकता है, अदरवाइज एक फिट इंडिविजुअल इसका शिकार नहीं हो सकता। आगे अगर हम देखें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में हैं कौन कौन से फैक्टर्स, तो उसमें सबसे पहले ओल्डर एज आ जाता है। फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स जिसको डिमेंशिया भी कंसीडर किया जाता है। फिजिकल कोमॉर्बिडिटी है जिसमें आ जाता है बायोवेंट्रिकुलर फेलियर। बायोवेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर आपके हार्ट की दोनों साइड्स की जानिब आपका काम वो ब्लड फ्लो नहीं कर पाते, ठीक है। कैंसर आ जाता है जिसमें सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ है, साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटी है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन। फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट्स हैं, वीएन की प्रॉब्लम आ जाएगी, हेयरिंग के अंदर मसला आ सकता है, फंक्शनल डिपेंडेंस इंसान हो सकता है, उसको मदद की ज़रूरत होती है, वो अपनी सेल्फ केयर भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, उसको चलने फिरने में मसला आ जाता है, डिहाइड्रेशन, मैल न्यूट्रिशन, ड्रग एंड ड्रग डिपेंडेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है इंसान का। मेल न्यूट्रिशन जो है वो होती है डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो उसकी स्टेट आ जाती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जिसे कि हम वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी कहते हैं, ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की एक अबनॉर्मल स्टेट होती है हमारी बॉडी के अंदर। और इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली हमारी जो है ना एक वाइटल रोल प्ले करती है हमारे होमोस्टेसिस को मेंटेन रखने के अंदर, और वो रेगुलेट करती है हमारी हार्ट और न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को भी, और फ्लूइड बैलेंस और ऑक्सीजन डिलीवरी एंड एसिड बेस बैलेंस, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रोल प्ले करती हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा तो ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन सकता है। एनीमिया की एक स्टेट होती है वो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। हिपोक्सिया जो है, हिपोक्सिया के अंदर आपकी बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन या पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती। फिर हाइपोग्लाइसीमिया आ जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर ब्लड शुगर का जो लेवल है वो लो हो जाता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी इसके अंदर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में कंसीडर किए जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली समझने की ज़रूरत है कि होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करता है और हमारे सेक्सुअल फंक्शंस और हमारे मूड से इनका लिंक होता है। अगर आपके हार्मोन लेवल्स जो है ना बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाएं तो आपको एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं। एंडोक्राइन डिजीज़ तब भी हो सकती है जब आपकी बॉडी जो है उसको हार्मोन्स को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स बैक ना कर पा रही हो, जिसके अंदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स फिर मतलब इंसान फेस कर सकता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है फॉर एग्जांपल। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में इन्फेक्शन है, स्पेशली रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। मेडिकेशंस के अंदर ओपियोइड्स एंड स्टेरॉइड्स आ जाते हैं। फिर वेस्कुलर इन्फेक्शंस हैं, स्ट्रोक, ट्रांजिएंट अटैक्स आ जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन लाइक हार्ट अटैक की तरह होता है, डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर।
फिजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाता है जिसके अंदर पेन है, और फिर इसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव मैकेनिकल वेंटिलेशन इन ICU है, जो क्रॉनिक टर्मिनल इलनेस है, फॉर एग्जांपल कैंसर, पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट है, फॉल फ्रैक्चर वगैरह से रिलेटेड, इमोबिलाइजेशन, रीस्टेंट है। और इसके अलावा बहुत से डिफरेंट जो है फैक्टर्स भी हैं जिसके अंदर हमारे सब्सटेंस विड्रॉल आ जाता है। अल्कोहल और बेंजोडाइज़ेपिन अगर एक इंसान ले रहा है तो उसके सिम्टम्स कुछ आएंगे, अगर वो जब वो छोड़ेगा तो उसकी वजह से भी आपकी जो है कॉग्निशंस वगैरह डिस्टर्ब हो जाती हैं। सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, अगर हम सब्सटेंस इंटॉक्सीफाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल इंसान का जो कॉग्निशन लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हेलुसिनेशन, डिलीरियंस वगैरह होने स्टार्ट हो जाती हैं, वो फेस करता है। तो इस वजह से भी जो है डिलीरियम की जो हमारी एपिसोड है वो ट्रिगर हो सकती है। ट्रॉमेटिक हेड इंजरी अगर फेस कर ले इंसान तो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आज की वीडियो में हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू डिमेंशिया सीखने थे, जो कि प्रेडिस्पोजिंग या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स थे कुछ, जिनके बारे में आज हमने जाना। लास्ट वीडियो में हमने डिमेंशिया का इंट्रोडक्शन और सिम्टम पढ़ा था, और उसी के मुनासबत से आज हमने इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से मज़ीद उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।